चालू होएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान इकाई 2 वैद्युत चलन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पार्ट 4 आप लोगों को पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था वैद्युत प्रतिरोध, तो वहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त हो गया था। उसके बाद आज की वीडियो है वैद्युत चालकता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माने होता है वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत, अब यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं, यानी कि वैद्युत चालकता इक्वल 1/, वैद्युत प्रतिरोध, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। तो जो देखिए, आप लोगों को यही बताया गया था, जो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक आया था उसका मात्रक यही था, ओम था। उसका मात्रक क्या था, ओम था। तो हम लिखेंगे इसका मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या साइमन होता है। ओम इनवर्स या साइमन होता, क्योंकि आप लोगों को यही पढ़ाया गया था कि वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V/I। क्या पढ़ा गया था, V/I। तो V/I को मैंने यहाँ से लिखा था कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक जब ओम होगा, ऊपर लेके जाएंगे ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। तो जो इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स या साइमन होता है। इसका बीमा भी निकाल लेते हैं। किसका बीमा, वैद्युत प्रतिरोध का भी, या वैद्युत चालकता का बीमा। वैद्युत चालकता का बीमा 1/, वैद्युत प्रतिरोध का बीमा। तो 1/, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो बीमा हमने निकाला था कल, mL² T-2 T-3 A-2, ये किसका था, वैद्युत प्रतिरोध का बीमा था। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कि mL² T-3 A⁻² का होल इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं m इनवर्स L-2 T+3 A+2, क्योंकि माइनस प्लस, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो +1 है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी +2 है, प्लस माइनस -2, और माइनस प्लस माइनस प्लस A⁻²। तो जो इसकी बीमा होगी वैद्युत चालकता की, m इनवर्स L⁻² T⁻3 A⁻², या इसका मात्रक हम लिख सकते हैं। इसका मात्रक आप लोगों को मालूम होगा कि जो इसका मात्रक होता है किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर -2 (10⁻³ एम्पियर का स्क्वायर, इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है, हम पढ़ाएंगे आपको ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ओम का नियम हम लोग पढ़ाएंगे हम आपको ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे कि जो ओम का नियम होता है कि V∝I, जो विभवांतर होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रम। तो ओम्स लॉ,
तो हम लोग जो पढ़े थे हाई स्कूल वाला, हाई स्कूल यानी कुछ यहाँ विस्तृत करके है, उसी को हम पढ़ाएंगे। ओम्स लॉ क्या है, यानी ओम का नियम किसे कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए, उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। देखिए मैंने क्या पढ़ाया, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था चाहे ताप हो चाहे दाब हो, तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई के जो अनुपात होता है वो नियत रहता है, यानी भी प्रोपोर्शनल आई इक्वल टू नियत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। जो इससे पहले पढ़े थे उससे कुछ हट के है, इंटर लेवल का है, यानी कक्षा 12 का है। तो मैंने वही बताया कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा आई का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है या नियतांक होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि चालक के सिरों पर, यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर भी उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई हो तो ओम के नियम से भी अपान आई इक्वल टू नियतांक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भी अपान आई इक्वल टू आर। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी इक्वल टू, अब इसको हम इधर लिखेंगे तो हो जाएगा भी इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर। जो मेरा आर है वही मेरा नियतांक है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर लिखेंगे हम कि जो जब आर नियतांक का है भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि किसी चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर भी, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई
हो तो ओम के नियम से V अपान आई इक्वल टू नियतांक, जो यहाँ पे बोला है नियत है या नियतांक का है, तो नियतांक मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। R मानने के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो V आ गया, R का I में मल्टीप्लाई होगा तो I R आ गया। R आपका क्या है, कांस्टेंट, जब कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल I, ये ओम के नियम का सत्यापन करता है। तो लिखेंगे इसके बाद, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, उनके लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। यानी जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। तो इसका हम आपको चित्र बना दे रहे हैं, ग्राफ बना दे रहे हैं। इसको यहाँ से हटा देंगे तो जब इसका ग्राफ बनेगा, देखिए BI जो ग्राफ होता है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा जाएगा, विभवांतर, ये आपकी क्या हो जाएगी, I धारा, क्या हो जाएगी, धारा। यही आपका क्या हो जाएगा, BI ग्राफ, क्या हो जाएगा, BI ग्राफ। जो सीधे डायरेक्शन में होता है वही, देखिए जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होगी। सरल के मतलब जो सीधी रेखा हो, वही मेरा क्या होता है, ओम के नियम को पालन करता है। उसके बाद अगली हेडिंग में आपको बताऊंगा कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ये तो आपकी बहुत बड़ी हेडिंग है, इसमें समय भी लग जाएगा ज़्यादा। देखते हैं अब इसको। तो चलेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ओम के नियम से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए। ये आपका 4 नंबर में सवाल आता है पेपर में, बोर्ड में हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इनको हम देखेंगे। देखिए आपका ये क्या है, कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है। ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, धारा की दिशा में चल रहा है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। और यहाँ अनुगमन वेग भी है, अनुगमन वेग भी है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, धारा I है, आपकी बैटरी जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या लिखा कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि माना चालक तार की लंबाई L। देखिए आपका क्या है, चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है। फिर लिखा मैंने एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A है। उसके बाद फिर मैंने लिखा और तार के प्रति एकांक आयतन में, और तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। तो मैंने an बताया। जब चालक तार के सिरों के बीच, जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आपको जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। जब विभवांतर इसमें उत्पन्न किया जाता है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलने लगता है। देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है आपका,
फ्री इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है आपकी इस दिशा में जा रहा है। कब जाएगा? जब विभवांतर उत्पन्न किया जाएगा। जब चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसके विपरीत दिशा में चलने लगता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र आपकी इस दिशा में जा रहा है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन आपकी किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि दिशा में अनुगमन वेग VD में अनुगमन वेग VD में प्रति गति करने लगते हैं। जो वेग होता है आपका अनुगमन वेग, वो भी गति करने लगता है। तब चालक तार में प्रवाहित धारा I = NEAVD किसके अनुसार? धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध निकल के आया था, सेम वही फार्मूला लिखा गया है, I = NEAVD। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या बना दिया? 1 बना दिया। फिर मैंने लिखा यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने वाला वैद्युत बल F हो तो F = E × Q होता है। क्योंकि हम जानते हैं, ये मैं आपको बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती थी वो बल बाई Q के बराबर होता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही जो होता था वो बल बटा परीक्षण आवेश के क्या होता था? बराबर होता था। तो जो यहाँ आवेश है, यहाँ क्या ले लिया गया आप लोगों के लिए? E ले लिया गया, इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? F = E × E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो F = E × U, E × E आ गया। तो फिर मैंने लिखा यदि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E = V/L, ये होता है फार्मूला है। यदि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E निकाला जाता है, विभवांतर और लंबाई के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए इसमें भी मैंने विभवांतर उत्पन्न किया था, ये क्या है? आपकी लंबाई। विभवांतर और लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक बिंदु पर, यही लिखा गया है। यदि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E V/L हो तो अब E का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। आप कहेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर इधर देखिएगा, मान रखने पर। देखिए आपका क्या है ना कि ब्लैक बोर्ड भर गया है, इसलिए मैं इसको मिटा के ऊपर लिखूंगा। तो हम यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर देंगे, चित्र को भी नहीं मिटाएंगे, उसकी हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया? डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि जब E का मान यहाँ रखेंगे तो F = आ जाएगा E × V/L आ जाएगा, या F = E V/L आ जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? इसको हम समीकरण नंबर बना लेंगे 3 बना लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 3 बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, लिखिए यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण A = F/m। अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए बल F बराबर होता है m × A। जब A की वैल्यू निकालेंगे तो F बटा क्या हो जाएगा? M। A की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। सेम कंडीशन यहाँ मैंने कहा, क्या कहा? यदि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, वजन है, वो m है हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो होगा A = F/m होगा। क्या हो जाएगा? F/m हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए क्या निकाल लेंगे, कहेंगे कि इस अब जो F का मान है समीकरण 3 से, इसको समीकरण 3 या समीकरण 3 बना लीजिए, इसको बना लीजिए 4। तो अब आप कहेंगे समीकरण 4 में, देखिए समीकरण 4 में समीकरण
3 से मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो त्वरण ए बराबर ई भी बटा यल बटा यम। जब इसको नीचे लाएंगे तो ई भी यल यम ए बराबर ई भी यल यम आ जाएगा, ई भी यल यम हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख कर रखेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो आएगा इसके बाद हाँ तो आगे देखेंगे। तो फिर मैंने लिखा बेटा सब सारा मिटा के, तो समीकरण नंबर आपका 5 रोका गया है। इसमें समीकरण नंबर 5 की जरूरत पड़ेगी और समीकरण नंबर 1 की जरूरत पड़ेगी। जो समीकरण नंबर आपका 1 था यहाँ से अब इसको हटा ही दीजिए, इसका कोई काम है नहीं। तो समीकरण नंबर 1 जो आपका था I इक्वल टू NEAVD, समीकरण नंबर 1 था। यही दोनों का काम रहेगा। तो मैंने फिर मिटा दिया क्योंकि जगह कम थी इसलिए मिटाया गया। तो फिर मैंने लिखा यदि इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र E अनुपस्थित में प्रारंभिक वेग क्रमशः, देखिए इलेक्ट्रॉन के वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थित में जो आपका प्रारंभिक वेग है U1 U2 U3 डॉट 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 के यहाँ तक UN हो, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के समयांतराल क्रमशः τ1 τ2 τ3 डॉट 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 τN है। जब फिर देखिए समझिए यहाँ, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे अभी आपका जो यहाँ पे चालक बनाया गया था उसमें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे मुक्त इलेक्ट्रॉनों धनायनों से, उसमें देखिए आपका ऐसे था ए मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ए मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ए मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था। तो धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉन की जब आपस में टक्कर होती है, टक्करों के समयांतराल क्रमशः, जब टक्करों के बीच समयांतराल होगा तो जो समयांतराल निकल के आएगा τ1 τ2 τ3 डॉट 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 τN निकल के आएगा हो। तो N इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। जो N इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होगा वही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd होगा। तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि अनुगमन, देखिए आपको क्या बताया गया, गति का समीकरण V इक्वल टू होता है U प्लस AT होता है। तो सेम इसी से लिख देंगे। देखिए जो V है आपका क्या है, अनुगमन वेग Vd। तो यहाँ आ जाएगा अनुगमन वेग Vd इक्वल टू U क्या है U1 प्लस A और समयांतराल कहाँ है τ1 प्लस, अब उसके बाद क्या हो जाएगा U2, यहाँ से निकल के आ जाएगा U2 प्लस A, अब यहाँ टिक मतलब τ2 ये निकल के आएगा प्लस, फिर देखिए अब यहाँ क्या आ जाएगा U1 यानी कि U3 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा U3 प्लस A, अब टिक मतलब τ3 यहाँ 3 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा UN प्लस A τ1 अपान N आ जाएगा। क्योंकि जो समय औसत टक्करों के औसत समयांतराल क्रमशः τ1 τ2 τ3 τN हो, तो N इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। तो औसत वेग ही उसका अनुगमन वेग होगा। अब इसको देखिए फिर हम अलग अलग पुनः कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN एक ब्रैकेट में प्लस, यहाँ से देखिए आप जब A को कॉमन ले लेंगे या इसको A τ1 A τ2 A τ3 प्लस डॉट डॉट A τN अपान क्या हो जाएगा यहाँ N हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला Vd, या Vd इक्वल टू देखिए U1 U2 U3 प्लस डॉट डॉट UN बटा क्या हो जाएगा N एक ब्रैकेट में प्लस, यहाँ से A कॉमन ले लेंगे τ1 τ2 τ3 डॉट डॉट τN बटा क्या कर लेंगे N। जो N पूरे का बटा था उसको मैंने अलग अलग कर लिया। तो इतना आप लोग काम करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए इसके बाद जगह की कमी हो गई इसलिए हम इनको मिटा देंगे। मिटाने के बाद देखिए मैं कहाँ लिखता हूँ, देखिए अभी इसको मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर,
चलिए इनको मैं मिटा देता हूँ। अब इनके ऊपर लिख देता हूँ। अब आ जाएगा आपका कि देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, VD जो निकल के आएगा। अब यही लिखेंगे जो प्रारंभिक चाल होती है U1 U2 U3 डॉट डॉट UN बटा n वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। जो प्रारंभिक चाल होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद औसत समयांतराल, जो आपका औसत समयांतराल τ1 τ2 डॉट डॉट τ1 बटा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से अब जो UN प्लस U2 डॉट 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 UN अपान n के स्थान पे 0 रख देंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τN अपान n के स्थान पे टाउ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो VD इक्वल आ जाएगा आपका, VD इक्वल आ जाएगा 0 प्लस a इंटू टाउ, या VD इक्वल a टाउ। इसको समीकरण नंबर आप लोग क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। तो इनका काम है नहीं, इनको आप तुरंत मिटा दीजिए। इनको आप क्या कर देंगे, मिटा देंगे। जब मिटा देंगे तो अब आपका आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में अब लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 6 से VD का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो I इक्वल टू NEA और यहाँ VD की वैल्यू क्या है, a टाउ है। NEA कैपिटल ए यहाँ रहेगा, स्मॉल ए नहीं रहेगा, कैपिटल ए रहेगा। NEA अब VD की वैल्यू क्या है, a टाउ है, तो a टाउ रख दिया मैंने। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे समीकरण 7 में समीकरण 5 से स्मॉल a का मान रखने पर, स्मॉल a का जब मान रखेंगे यहाँ तो यहाँ आ जाएगा कि आ जाएगा आपका I इक्वल NEA। अब a की वैल्यू क्या है, EV बटा LM इंटू टाउ। क्या आ जाएगा, इंटू टाउ। अब यहाँ से देखिए, अब टाउ, देखिए टाउ का जब वैल्यू, ए की वैल्यू जब यहाँ रखा EV LM, यहाँ टाउ है तो टाउ आ गया। उसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आई आ गया। देखिए इधर भी मल्टीप्लाई में है, भी इधर क्या है, मल्टीप्लाई। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या आ गया, आई अपान भी इक्वल NEE का स्क्वायर, ए भी तो इधर आ गया, और टाउ अपान LM, टाउ अपान LM। या इसको जब हम एक्सचेंज करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, तो हो जाएगा V अपान I LM अपान NE स्क्वायर a टाउ। क्योंकि देखिए a अपान b होता है, c अपान d होता है। जब इसको b को ऊपर ले जाएंगे b अपान a हो जाएगा, d बाई सी हो जाएगा। इसलिए कि जब इक्वलिटी में रहता है तो दोनों साइड चेंज हो जाता है, हर का अंश का हर हो जाता है। तो इनको हम मिटा देंगे, ये समझाने के लिए था। उसके बाद देखिए तो अब लिखेंगे कि यदि, अब यही लिखेंगे कि यदि अब इसी के नीचे लिखेंगे आप लोग, यदि चालक तार का ताप, चालक
तार का ताप नियत हो तो यम यल एन ई स्क्वायर ए टाउ नियतांक होगा। इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते थे? कैपिटल आर से व्यक्त करते थे। तो यहाँ हो जाएगा V/I इक्वल टू नियतांक, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? आर कहते थे। इसी को हम लोग क्या कहते थे? आर कहते थे। तो यही क्या हो गया आपका ओम का नियम। यही ओम का नियम की व्याख्या करता है। यही ओम के नियम की व्याख्या करता है। यही ओम के नियम की व्याख्या करता है। यही ओम के नियम की व्याख्या करता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ाया गया कि काफ़ी कुछ इसमें समाप्त कर दिया गया है। वीडियो लंबी भी हो गई है। तो हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। हम आप लोगों से यही आशा करते हैं। तो थैंक यू।